स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए MCQs स्टार्ट कर रहे हैं फिर से MCQs ऑफ द चैप्टर नंबर 3. द फर्स्ट MCQ इज दैट इफ a light object collide elastically with the massive body which is at rest, the light object will. यानी कि अगर आप गौर से देखें, खाली ये देखें तो मैंने क्या कहा है आपसे, मैंने कहा कि इफ़ अ लाइट ऑब्जेक्ट कोलाइड इलास्टिकली with a massive body which is at rest, the light object will. आपसे कहा यह जा रहा है कि अगर एक हल्की बॉडी, यानी कि वो ऐसी बॉडी जिसका मास दूसरी के मुकाबले में कम है, टकरा रहा है इलास्टिकली विद द मैसिव बॉडी, एक हैवी बॉडी के साथ जो कि रुका हुआ है, तो लाइट ऑब्जेक्ट को क्या होगा। और से सुनिएगा, बहुत ही आसान सा MCQs है। कह रहे हैं जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि अगर एक आपके पास एक मैसिव बॉडी जो है वो ट्रेन है और एक लाइट ऑब्जेक्ट जो है कोई भी कह लीजिए साइकिल कह लीजिए, जब वो मूव करती हुई जाके उसे स्ट्राइक करेगी तो क्या होता है। आपको पता है कि देखते हैं क्या होता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है रीबाउंड, दोबारा से वापस उसी तरीके से आ जाएगी विद द सेम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से जा रही थी। दूसरा है री स्टॉप, जाएगी। तीसरा है रीबाउंड, तीसरा आपके पास है कि रीबाउंड विद द ट्वाइस द वेलोसिटी, यानी कि रीबाउंड होगी और उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी। और चौथा है कॉज द मैसिव बॉडी टू मूव, या फिर वो मैसिव बॉडी को हरकत देने लगेगी। देखिए ये हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। ये दीज आर द 4 ऑप्शंस। पहला है रीबाउंड, दूसरा है रुक जाएगी, तीसरा है दोबारा ट्वाइस वेलोसिटी से मूव करेगी, और या तो मैसिव बॉडी से। अब हम इसको सोचेंगे पहले। अपना स्टूडेंट्स, अब हमें ये देखना है कि हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमने सबसे पहले तो क्या किया, फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला हमने रखा कि V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1। ये V1 का फॉर्मूला है आफ्टर कोलिजन। और उसके बाद V2 का फॉर्मूला लिखा, V2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M1 प्लस M2 U1। ये है आफ्टर कोलिजन V2 का। और हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि M1 इज लेस देन M2, यानी कि M1 जो है वो M2 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन डायग्राम मैंने बनाई है कि ये एक छोटी सी चीज़ है और ये बहुत हैवी से जाके टकरा रही है, मास इसका नज़र आ रहा है। अब चूँकि M1 M2 के मुकाबले में बहुत ही कम है, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि एक खिलौना कार या एक खिलौना साइकिल, या जब वो चलती हुई ट्रेन से मूव करेगी तो क्या होगा, रुकी हुई ट्रेन है और वो उससे टकराएगी तो क्या होगा। ट्रेन तो अपनी जगह पे खड़ी रहेगी, लेकिन जो वो साइकिल है वो उसकी डबल ऑफ वेलोसिटी से मूव करने लगेगी। कैसे? हमने सब सपोज कर लिया कि M1 इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0, पुटिंग द वैल्यू हियर। M1 की जगह 0 रखा, M2 की जगह अपनी जगह रहा, 0 रखा, और U1 अपनी जगह पे रहा। When we substitute this one, 0 minus M2 upon 0 plus M2 से M2 कैंसिल हो गया, V1 आ गया हमारे पास U1। आप देख लेंगे कि V1 इज इक्वल टू द माइनस U1। नेगेटिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैं आपसे बात करती हूँ। अब V2 की तरफ आइए। ये V2 का हमारे पास फॉर्मूला है, और हम जब यहाँ पर आएंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, M1 की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो रुका हुआ है, तो U2 की वैल्यू 0 हो गई, तो V2 की वैल्यू जो है वो 0। तो अब हमने देखा कि when the light object strike with a heavy object, the first one is the light object rebound with the same velocity, यानी कि U1 जिस वेलोसिटी से वो जा रहा था उसी वेलोसिटी से वापस आ गया। तो the first option is our answer, rebound with the same velocity। अब स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास सेकंड MCQ इज दैट इन एन इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 बॉडीज, यानी कि कहा क्या जा रहा है कि इनइलास्टिक कोलिजन है। इनइलास्टिक कोलिजन जो है वो 2 बॉडीज का हो रहा है। ऑप्शंस आर काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ओनली, मोमेंटम इज कंजर्व्ड ओनली, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड, and neither kinetic energy nor momentum is conserved। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें आपको ये बताना है कि आपको अगर
डेफिनेशन पता होगी, डेफिनेशन याद होगी, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। इन इलास्टिक की बात हो रही है, इलास्टिक की बात नहीं हो रही है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें दोनों कंजर्व्ड होते हैं, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कंजर्व्ड होती है और वो होती है मोमेंटम। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज दैट, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है मोमेंटम इज कंजर्व्ड ओनली इज अवर करेक्ट आंसर। इस बात को याद रखिएगा, मोमेंटम इज कंजर्व्ड ओनली इज अवर करेक्ट आंसर। किसमें? इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर। Now students, the next one is that a string is stretched. एक तार है या धागा है या रस्सी है, उसको खींचा जा रहा है by two equal and opposite forces. A string, the what देखिएगा, a string is stretched, खींचा जा रहा है by two equal and opposite force. दो equal और opposite forces हैं 10 न्यूटन each, यानी कि दोनों तरफ से एक ही फोर्स लग रही है। The tension in the string, अब tension in the string क्या होगा? Options are 0, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन। आपको पता है कि हम इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ अभी आंसर बता रही हूँ और उसको फिर क्या आएगा वो मैं बाद में बताऊंगी। द करेक्ट आंसर इज द 0। वाई? अभी मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। सेकेंड इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की यूनिट क्या है? फ्रिक्शन क्या होता है? रगड़। तो इट इज बेसिकली द फोर्स। फ्रिक्शन इज बेसिकली द फोर्स। तो इसके ऑप्शन है न्यूटन, मीटर, किलोग्राम। तो अब इसमें आपको पता है फोर्स किस चीज़ में मेजर की जाती है? न्यूटन में। तो फॉर द करेक्ट आंसर इज द न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। क्वांटिटी ऑफ मोशन इज नोन एज, हम क्या कह रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इज नोन एज, हरकत की मिकदार क्या कहलाती है? ऑप्शंस आर वेलोसिटी, acceleration and momentum and force. This is our correct answer. The quantity of motion contained in a body is called the momentum. अब आइए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पहले वाले का आंसर क्या था। पहले वाले के आंसर के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दरअसल टेंशन क्या चीज़ है, स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है वो बेसिकली होती क्या है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने भी जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि ये आपके पास कोई भी बॉडी है, ये आपके पास कोई भी बॉडी है और उस बॉडी को दो फोर्सेस खींच रही हैं। अच्छा, ये जो है वो इस धागे से बंधी हुई है, किसी तार से बंधी हुई है, ऐसे बंधी हुई है, ऐसे बंधी हुई है। इधर भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इधर भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। दो लोग जो हैं वो इस बॉडी को खींच रहे हैं, किसी भी बॉडी ऑफ मास m को। अब दोनों फोर्सेस, एक की F1 है और एक की -F2 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 10 प्लस -10 इज इक्वल टू 0। इस लिहाज से ये 0 हो गया। तो ये तो इस तरीके से थी कि एक तार को खींचा जा रहा है, वो तार जो है वो बॉडी है, स्ट्रिंग को खींचा जा रहा था। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, बॉडी ऑफ द मास m, ये एक जो है वो हैंगिंग पोजीशन में है। हम बात कर रहे हैं कि कोई भी बॉडी ऑफ मास m जो है वो हैंगिंग पोजीशन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस आप ज़रा समझ लीजिए कि कोई भी बॉडी ऑफ मास m, कोई भी बॉडी है और उसको किसी चीज़ से लटकाया जा रहा है, तो उस वक्त उसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। वेट विच इज़ एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड टेंशन विच इज़ एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, लटकते हुए ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है कि when the object is hanging with the string, we have two forces, weight acting downward direction and tension is acting in the upward direction. ये बात याद रखिएगा, ठीक है। Now student, the MCQ is that a stone has a mass of 40 gram. एक stone जिसका mass 40 gram है, its weight, इसका वजन मालूम करना है। We have four options: 0.0040, 0.0392, 2.392 Newton, or the last one is the 128 times. Times is the unit of the force in the CGS system. अच्छा, इत्तेफाक से हमें जो ये ग्राम दिया हुआ है ये भी CGS सिस्टम का है, लेकिन जब हमें पहले जरा देखें नॉर्मल तरीके से हम कर लेते हैं कि we have to be find out, we have the formula W is equal to M into G.
अब अगर सबसे पहले हम इसको 40 को इसको कन्वर्जन देखें कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम, यानी कि 40 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर kg में आ जाएगा। तो हमने W के फॉर्मूले में रखा, मास की जगह हमने 40/1000 रखा और G की जगह हमने 9.8 जो कि नॉर्मली हम एमके सिस्टम में करते हैं। हमारा आंसर आ गया 0.392। अब सबसे पहले हमने देखा तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, हमने इसको करेक्ट आंसर इज दैट 0.392, इसलिए हमें किसी कन्वर्जन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी चूंकि हम इस सिस्टम में बात करते हैं, चूंकि हम एमके सिस्टम में बात करते हैं, लिहाजा हम जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे ग्राम को किलोग्राम में। तो द करेक्ट आंसर इज दैट 0.392 न्यूटन। Now students, the MCQ is that the acceleration of a body moving down a smooth plane inclined at 30 degree will be। कहा यह जा रहा है कि अगर एक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, कहाँ एक्सेलरेट कर रही है, इंक्लाइन प्लेन पर। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि स्मूथ प्लेन का मतलब ये है कि द प्लेन वेयर देयर इज नो फ्रिक्शन। अच्छा, अब इसके 4 ऑप्शंस हैं, 5, 9.8, 4.9, 980, नन ऑफ दीज। तो हम इसे तुक्का नहीं लगाएंगे बल्कि हम इसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक डायग्राम है कि हमने यहाँ पे डायग्राम बनाई और इसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला है A इज इक्वल टू G साइन थीटा। अब यहाँ फॉर्मूला हम यहाँ क्यों अप्लाई लगा रहे हैं, क्योंकि F की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। जब हम A इज इक्वल टू G साइन थीटा में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आएगा, हम पहले 9.8 को साइन 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर हमारा आएगा उस आंसर पे हम टिक कर देंगे। साइन 30 होता है 0.5, 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। द करेक्ट आंसर इज द 4.9 is our correct answer. Students, don't be confused about that. First you note down the sin 30। पहले आप sin 30 की वैल्यू निकालेंगे, उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर शुड बी 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। बस ये बात याद रखिएगा। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। फिर से आप देख लीजिए, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन अ स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। तो इसके कौन से ऑप्शंस थे, ये फॉर्मूला था, ये आपने। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ इज दैट अ 10 kg स्टोन, यानी कि एक 10 किलोग्राम का पत्थर है, व्हेन फॉलिंग, गिराया जा रहा है, फ्रॉम, कहाँ से गिराया जा रहा है, 10 मीटर हाइट, 10 मीटर की हाइट से एक पत्थर को गिराया जा रहा है, स्ट्राइक द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से टकरा रहा है, वेलोसिटी विल बी, यानी कि आपसे क्या कहा जा रहा है कि a 10 kg stone when falling from 10 meter height strike the ground, the what is the velocity will be। अच्छा, इसके कई ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकेंड, एक है 40 मीटर पर सेकेंड, 98 मीटर पर सेकेंड और एक 190। स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको ये बताया कि हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि हम आंसर को पहले नहीं देखते हैं, हम पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए, ये डायग्राम है, यहाँ पर ये हाइट है और यहाँ से कोई भी स्टोन जो है वो क्या हो रहा है, स्ट्राइक किया जा रहा है किसी भी स्टोन को। ये हाइट है, यहाँ पे कोई स्टोन है और ये नीचे की तरफ गिराया जा रहा है। अब आप ये बताइए कि इसको नीचे उतरने से पहले, डेटा जरा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इनिशियल स्पीड इज 0, जाहिर है रुका होगा, जल्दी नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है और हाइट आपको गिवन है और उसका मास भी गिवन है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो आपको, यहाँ से लेके तक की हाइट जो है वो 10 मीटर भी गिवन है और ये फाइनल वेलोसिटी जिससे वो टकराएगा वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो डेटा बड़ा क्लियर है। इनिशियल स्पीड इज 0, फाइनल स्पीड मालूम करनी है। अब ये जो मैं आपको MCQ करा रही हूँ, इसको आप ना बिल्कुल ढोल कर ली जाइए, रट्टा लगा लीजिए, क्योंकि आप जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करती है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जाहिर है उसकी काइनेटिक लॉस ऑफ पोटेंशियल। नाउ स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही है वो क्या हो रही है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ रही है और नीचे की तरफ आ रहा है, उसकी हाइट में कमी हो रही है, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इज दैट हाफ mv स्क्वायर
इज इक्वल टू द mgh। अब क्या करना है कि m से m कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये हाफ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके ये जो है राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू द 2gh। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2gh, और जब हम स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 10, द करेक्ट आंसर इज 14 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 14 मीटर पर सेकेंड इज आवर करेक्ट आंसर। तो बस इस चीज़ को याद रखना है कि हमें पहले खुद सिंप्लीफाई करना है, हम पहले खुद सिंप्लीफाई करेंगे, हम अपना आंसर लेकर आएंगे, और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 14 मीटर पर सेकेंड इज आवर करेक्ट आंसर। असल जो समझने वाली चीज़ है वो ये है डेटा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट MCQ है, बहुत ज़्यादा आता है कि एक पत्थर किसी हाइट पे रखा हुआ है या कोई भी बॉडी रखी हुई है, जब वो ऊपर की तरफ होती है एट सर्टेन हाइट, तो उसकी जो भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो जब वो नीचे की तरफ आएगा तो वो क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो लॉस करता है, ठीक है। और जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, अभी फिलहाल नीचे की तरफ बात करें, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आने लगता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, यहाँ पे आपको स्ट्राइक करते हुए जो वेलोसिटी होती है वो फाइनल वेलोसिटी। इसके लिए आपने हमेशा यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, m से m कैंसिल हो जाएगा, आप आंसर लेकर आएंगे, यू शुड योर। नाउ द नेक्स्ट MCQ इज दैट अ कार ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, एक कार जो है वो सफ़र कर रही है और वो 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है नॉर्थ की तरफ, टर्न्स, फिर वो मुड़ती है वेस्ट की तरफ मुड़ जाती है, विदाउट अ चेंज इन स्पीड, यानी कि उसमें उसकी स्पीड में कोई तब्दीली नहीं आती। द कार इज मूविंग विद, अब द कार जो है किस चीज़ से मूव कर रही है, पहला है ऑप्शन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, दूसरा ऑप्शन है क्या कार कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तीसरा ऑप्शन है कार एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रही है, और चौथा है नन ऑफ दीज। अब जरा गौर से सुनिएगा, वो कह रहे हैं कि कार जो है वो मूव तो कर रही है, पहले वो नॉर्थ की तरफ गई, फिर वो वेस्ट की तरफ गई, लेकिन उसकी स्पीड में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, डायरेक्शन ज़रूर चेंज हुई है, लेकिन स्पीड और डायरेक्शन, स्पीड और वेलोसिटी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और ऑप्शन में स्पीड का कोई तस्करा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो करेक्ट आंसर इज दैट कि ना तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ना वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, बल्कि वो जो है वो क्या है, द करेक्ट आंसर इज दैट द नन ऑफ दीज इज आवर करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। Now the height lost by a freely falling body of mass 10 kg in 2 seconds is क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 19.6 मीटर पर सेकेंड, 49 मीटर पर सेकेंड एंड 4.9 मीटर। आपसे कहा जा रहा है कि एक बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और उसका मास 10 kg है, 2 सेकेंड में वो नीचे की तरफ आ रही है, तो उसने कितनी हाइट लॉस की होगी। द करेक्ट डेटा इज दैट, डेटा आप देखें कि वेलोसिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनिशियली इस जगह पर, और जैसे ही वो नीचे की तरफ आएगा तो इनिशियल उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाइट फाइंड आउट करनी है, टाइम 2 सेकेंड है, मास 10 kg, वी यूज दिस इक्वेशन ऑफ मोशन, h इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, VI की जगह 0 रखा, हाफ GT स्क्वायर 19.6, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, 19.6 इज आवर करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज दैट, हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो 19.6 इज अवर करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट MCQ इज दैट कि स्विमिंग इज पॉसिबल, स्विमिंग कब पॉसिबल होती है, बिकॉज ऑफ द डैश लॉ ऑफ मोशन। आपको पता है स्विमिंग के अंदर हम क्या करते हैं, वी अप्लाई द फोर्स ऑन द वाटर, और उसके रिएक्शन में वाटर हमें आगे की तरफ मूव करता है। इसीलिए कहते हैं जब अल्लाह ना करे कि अगर आप कभी किसी समंदर में, कभी कहीं अल्लाह ना करे अगर आप कहीं पूल में गिर जाएं तो आपको हाथ पैर चलाते रहना चाहिए,
जैसे जैसे हाथ पैर आप चलाते थे पानी आपको मूव करता रहेगा और आप डूबने से बच जाएंगे। तो इसके तीन इसके ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। द करेक्ट आंसर इज दैट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज अवर करेक्ट आंसर। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज अवर आंसर। अब आइए, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एक ऑब्जेक्ट जो है वो हरकत में है, मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अच्छा, पहले वाला समझ आ गया ना कि स्विमिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब दूसरा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एक ऑब्जेक्ट हरकत में है विथ कांस्टेंट स्पीड, जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, कहाँ मूव कर रहा है, सर्कल के अंदर, देन इट्स वेलोसिटी इज। अब याद रखिएगा, ये इसका एक पूरा टॉपिक भी है कि when the object move along the circular path, if its speed is constant but velocity can change। अब क्या चेंज आएगा, वेरिएबल, यूनिफॉर्म, जीरो एंड नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज दैट द वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा, इस तरीके से हमारे पास आंसर है द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दरअसल क्या होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द म्यू इनटू आर। तो म्यू इज इक्वल टू द एफ ओवर आर। ये भी न्यूटन में होती है, ये भी न्यूटन में होती है, तो इट्स हैज नो यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर इज दैट द नन ऑफ दीज इज अवर करेक्ट आंसर, क्योंकि जो सेम क्वांटिटी की जो रेशियोज होती हैं उनकी कोई यूनिट नहीं होती। तो समझ आया कि द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट क्या है? कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन और म्यू इज इक्वल टू द एफ ओवर आर, दोनों की यूनिट न्यूटन होती है, लिहाजा इसकी कोई वो यूनिट